हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और आज हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। टू मेजर एनी टाइम इंटरवल वी नीड अ क्लॉक। टाइम को मेजर करने के लिए हमें एक क्लॉक यानी घड़ी की जरूरत होती है। We now use an atomic standard of time which is based on the periodic vibration produced in a cesium atom. अब हम लोग जो टाइम है उसका एटॉमिक स्टैंडर्ड यूज करते हैं जो किस बेसिस पे है, सीजियम एटम। सीजियम एक एलिमेंट है, मेटल है जो एटॉमिक नंबर 55 है। तो उसमें जो पीरियोडिक वाइब्रेशन होती है उनके बेसिस पर एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम का बेस्ड है। This is the basis of cesium clock, sometimes called atomic clock, used in national standard. तो सीजियम क्लॉक का ये बेस है जिसे कई बार एटॉमिक क्लॉक भी कहा जाता है और इसे नेशनल स्टैंडर्ड में यूज करते हैं। Such standards are available in many laboratories. ऐसे स्टैंडर्ड काफी सारी लेबोरेटरीज में मौजूद हैं। In the cesium atomic clock, second is taken as the time needed from 91926317770 vibrations of radiation corresponding to the transition between two hyperfine levels of the ground state of cesium 133 atom. सीजियम एटॉमिक क्लॉक के अंदर जो सेकंड है उसका क्या डेफिनेशन है कि ये वो टाइम है जो इतनी वाइब्रेशंस के लिए चाहिए। किसकी वाइब्रेशन? रेडिएशन की। और वो रेडिएशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है कि सीजियम की एटम के ग्राउंड स्टेट पे दो हाइपर फाइन लेवल है। हाइपर बहुत छोटे, फाइन मतलब बहुत स्मॉल, आप बोल सकते हो बहुत स्मॉल लेवल्स के बीच में जब ट्रांजिशन होता है एटम के, तब उससे जो वाइब्रेशंस होंगी, जो रेडिएशन निकलेंगी, उनकी इतनी वाइब्रेशन के लिए जो टाइम चाहिए उसे 1 सेकेंड बोलते हैं। मतलब सीजियम एटम है आपके पास, उसका ग्राउंड स्टेट होगा और उस ग्राउंड स्टेट के अंदर दो हाइपरफाइन लेवल्स बने हुए हैं। मतलब 1 2 सपोज कर लो, ये दो लेवल्स हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर। इनके बीच में एटम जो है वो क्या हो रही है, ट्रांजिशन हो रही है, जिसकी वजह से रेडिएशन प्रोड्यूस होंगी। उन रेडिएशन में इतनी अगर वाइब्रेशन के लिए होती है, उसका जो टाइम पीरियड है उसे वी कॉल 1 सेकेंड। तो उसे 1 सेकेंड हम लोग बोलते हैं। The vibration of the cesium atom regulate the rate of this cesium atomic clock. तो cesium atom की जो वाइब्रेशन है वो cesium atomic clock की जो स्पीड है उसको रेगुलेट यानी कि फिक्स करती है। The cesium atomic clocks are very accurate. cesium atomic clock बहुत सही होती हैं। इन प्रिंसिपल दे प्रोवाइड पोर्टेबल स्टैंडर्ड, और ये पोर्टेबल स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है। इसका मतलब क्या है कि आप अगर लोकेशन चेंज करते हो तो फिर इसमें कोई चेंज नहीं आता, यानी कि जो वाइब्रेशन की गिनती है वो फिक्स रहेगी। तो इसको पोर्टेबल इसलिए बोला गया है कि आप एक से दूसरी जगह पर भी देखोगे तो सेम चीज आपको मिलती है। The national standard of time interval second as well as frequencies maintained through 4 cesium atomic clock. तो जो नेशनल स्टैंडर्ड है टाइम का, जिसमें आपका सेकंड इंटरवल लेते हैं, ये मतलब टाइम की यूनिट सेकंड है, और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो भी मतलब सीजियम एटॉमिक क्लॉक के थ्रू मेंटेन की जाती है और इनकी गिनती 4 है। A cesium atomic clock is used at the National Physical Laboratory, New Delhi, to maintain Indian Standard of Time. तो इंडिया स्टैंडर्ड टाइम IST को मेंटेन करने के लिए एक सीजियम एटॉमिक क्लॉक कहाँ पे यूज किया गया है? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL न्यू दिल्ली में। In our country, NPL has the responsibility of maintenance and improvement of physical standards, including that of time, frequency, etc.
हमारी कंट्री में जो NPL है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फिजिकल स्टैंडर्ड को मेंटेन रखे और उसमें इम्प्रूव लेके आए, जिसमें टाइम फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स भी शामिल हैं। Note that Indian Standard Time is linked to this set of atomic clock. जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो इन एटॉमिक क्लॉक के साथ सेट किया हुआ है। The efficient cesium atomic clocks are so accurate they impart the uncertainty in time realization as plus minus 1 into 10 the power minus 13, that is 1 part in 10 the power 13। सीजियम एटॉमिक क्लॉक इतनी ज्यादा एफिशिएंट है, इतना ज्यादा मतलब उसका एक्यूरेसी है कि अनसर्टेनिटी यानी कि जो एरर है वो कब आएगा, 10 की पावर माइनस 13 प्लस माइनस आएगा, यानी कि 10 की पावर 13 इतने टाइम्स में सिर्फ एक बार चांस है कि वो एरर आ जाए। तो आप देख सकते हो 10 दी पावर 13 का मतलब क्या है, 1 के साथ आपको 13 जीरोस लगानी है। तो इतने टाइम में 1 पार्ट का एरर आएगा, यू कैन सी इतने सेकंड में 1 सेकंड का एरर आने के चांस है। तो इतना ज्यादा एफिशिएंट और एक्यूरेसी है इन सीजियम क्लॉक्स की। This implies that uncertainty gained over time by such devices 1 part in 10 the power 13। तो मतलब जो अनसर्टेनिटी है, जो एरर है, वो 10 की पावर 13 में एक पार्ट से भी कम होगा जब एक डिवाइस की अपन बात करेंगे। They lose or gain no more 3 microsecond in 1 year। तो उसका मतलब ये है कि एक साल में जो टाइम में प्लस या माइनस होगा या जो एरर आएगा वो 3 माइक्रो सेकेंड से ज्यादा नहीं हो सकता। व्हाट इज 3 माइक्रो सेकेंड? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर माइनस 6 सेकेंड, तो ये हो गया 0.0000003। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ इतने सेकंड का, ये 1 से भी बहुत छोटा सेकंड हो गया, एक साल में इतना एरर आ सकता है टाइम में, और इतना एरर नेग्लिजिबल होता है। In view of the tremendous accuracy in time measurement, the SI unit of length has been expressed. The path length light travels in certain interval of time। तो इतनी एक्यूरेसी होने की वजह से जो टाइम मेजरमेंट में लेंथ की जो SI यूनिट है उसको कैसे एक्सप्रेस किया गया है कि जो पाथ लेंथ लाइट एक सर्टेन टाइम इंटरवल में ट्रेवल करेगी, यानी इतने टाइम में ट्रेवल करती है, उसे वी कॉल 1 मीटर। तो ये आपको मतलब बता रहे हैं कि टाइम की एक्यूरेसी की वजह से जो लेंथ की एसआई यूनिट है वो भी डिफाइन करना इजी हुआ। ओके, time interval of the events that we come across in the universe may vary a wide range। जो टाइम इंटरवल होता है किसी इवेंट्स का होने का, वो यूनिवर्स में अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होता है, और इनकी जो रेंज है वो बहुत ज्यादा मतलब वाइड है। कोई जो एक्टिविटीज है वो बहुत कम टाइम इंटरवल में हो रही हैं और कईयों में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। आपकी एनसीईआरटी बुक में 2.5 टेबल दिया हुआ है। कोई इवेंट तो 10 दी पावर माइनस 24 सेकंड में हो रहा है, तो किसी इवेंट को होने के लिए 10 दी पावर 17 सेकंड चाहिए। तो यही बोला है कि उन्होंने की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा वाइड है। You may notice that there is interesting coincidence between the number appearing in table 2.3 and table 2.5। आपकी एनसीईआरटी के बुक में दो टेबल दिए हुए हैं, 2.3 और 2.5। 2.3 में जो रेंज है वो लेंथ की बताई हुई है, और 2.5 में टाइम की लेंथ की रेंज यहाँ पर बताई हुई है। The ratio of the longest and shortest length of the object in our universe is 10 the power 41। अगर आप लोग टेबल 2.3 में जाओगे, वहां पे देखोगे जो सबसे बड़ी लेंथ है, इन्होंने टेक ओवर की है डिस्टेंस ऑफ द बाउंड्री टू ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 10 दी पावर 26। तो सबसे बड़ी लेंथ 10 दी पावर 26 है, और सबसे छोटी जो लेंथ है वो साइज ऑफ प्रोटॉन है 10 दी पावर माइनस 15 है। तो जब आप इनका कहते रेशियो लोगे तो इनका रेशियो 15 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 10 दी पावर 41 हो जाएगा।
The ratio of the longest and shortest time interval associated with the event and object in our universe is about 10 the power 41. इसी तरीके से कह रहे हैं कि अगर आप टेबल 2.5 में जाएंगे, वहां पे जो सबसे बड़ा टाइम इंटरवल है, जो एज ऑफ यूनिवर्स है, 10 दी पावर जो 17 दी हुई है, और सबसे शॉर्टेस्ट इंटरवल है लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल, वो 10 दी पावर -24 है। जब आप इस रेशो को भी सॉल्व करोगे तो यू विल अगेन गेट 10 दी पावर 41। दिस नंबर 10 दी पावर 41 अगेन कम्स अप इन टेबल 2.4। टेबल 2.4 जो है वो रेंज ऑफ मासेस के बारे में है। तो कहते हैं यही जो नंबर है, जो रेशो वाला नंबर है, वो मास में भी अपीयर हुआ। विच लिस्ट टिपिकल मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो टेबल ऑब्जेक्ट के मासेस के बारे में है। The ratio of largest and smallest masses of the object in our universe is about 10 the power 41 का स्क्वायर। अब यहाँ पे रेशियो सबसे बड़े जो है गैलेक्सी का, नहीं सॉरी, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जो 10 दी पावर 55 है, और सबसे छोटा मास है इलेक्ट्रॉन जो 10 दी पावर -30 ऑर्डर का है। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये 85 आ जाएगा, जिसे अपन नियरली 10 दी पावर 41 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कहते हैं कि मतलब ये जो चीजें हैं वो इस तरीके से कोरिलेट हो गई। तो ये भी महज एक कोइंसिडेंस, इत्तेफाक है, या फिर इसकी भी कोई स्टोरी है, इसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन निकालना बाकी है। तो ये हमारे पास मेजरमेंट ऑफ टाइप का जो टॉपिक था वो क्लियर हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।